आज पहले ही डायलॉग अंग्रेजी में है, गौर से सुनना। फॉर गॉड्स सेक दिस मैन कैन नॉट रिमेन इन पावर, यानी ईश्वर के लिए यह आदमी सत्ता में नहीं रह सकता। 26 मार्च को पोलैंड में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भाषण दिया, एक लिखित भाषण एक्सपेक्टेड लाइन पर। रूस की कड़ी निंदा, आजादी बनाम ऑटोक्रेसी की लड़ाई और नेटो की एकता जैसी बातें, और फिर ये एक वाक्य जो आधिकारिक स्पीच में नहीं था और इसने हंगामा बरपा दिया। कोल्ड वॉर के दिनों में जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच टेंशन हाई होती थी, तब भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कभी नहीं कहा था कि वो सोवियत राष्ट्राध्यक्ष को हटाना चाहता है। सोवियत संघ ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो इस बयान ने क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध की कहानी बदल दी है? और यूक्रेन के राष्ट्रपति का इंटरव्यू, उसमें तो इसके उलट बात कही गई। वैसे चर्चा एक और भाषण की हो रही है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वजीर इमरान खान का। बच पाएंगे क्या नेताजी? सब जानेंगे आज। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. हमारे इस एपिसोड के स्पॉन्सर है कुकू FM। 50% की छूट दे रहे हैं। कोड डालना पड़ेगा LT50। और छूट किस बात की? अगर आप इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे, और अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। बाइडेन का बयान, कॉमन सेंस अपनाए तो कह सकते हैं कि शायद भावावेश में बहकर अमेरिकी राष्ट्रपति ये बोल गए कि इनको सत्ता से हटाओ। लेकिन यूरोपियन यूनियन के देश जानते हैं कि पुतिन की मानसिकता क्या है, इसीलिए बाइडेन का बयान आते ही सफाइयों का दौर शुरू हो गया। जर्मनी और फ्रांस का विस्तार से स्पष्टीकरण आया। जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शॉल्स, बोले कि रूस में सत्ता परिवर्तन ना ही नेटो का लक्ष्य है और ना ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। फिर सवाल पूछा गया कि क्या बाइडेन ने यह टिप्पणी कर कोई भारी भूल की है? अब यह भी सिलेबस से बाहर का सवाल था। अमेरिकी राष्ट्रपति के सवाल पर, टिप्पणी पर जर्मन चांसलर का नहीं, उन्हें जो कहना था उन्होंने कह दिया। यूरोपियन यूनियन का एक और बड़ा मेंबर है फ्रांस, उसने तो सीधे तौर पर बाइडेन के बयान की आलोचना की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, उनका क्या बयान आया? उन्होंने कहा, हम कीव और मॉस्को के बीच डिप्लोमेटिक रास्तों से शांति की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम अपने एक्शन या शब्दों से स्थिति को और खराब नहीं कर सकते। सीधे सीधे झिड़की अमेरिकी राष्ट्रपति को। वैसे अमेरिका की भी सफाई आई। व्हाइट हाउस ने कहा, बाइडेन रूस में सत्ता परिवर्तन पर चर्चा नहीं कर रहे थे, बल्कि ये कहना चाह रहे थे कि पुतिन अपने पड़ोसी देशों में सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते। और अब रूस की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए पूरे कांड पर। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा, पुतिन राष्ट्रपति रहने लायक हैं या नहीं ये तय करने का अधिकार बाइडेन को नहीं है। रूस का राष्ट्रपति रूसियों के द्वारा चुना जाता है और पुतिन को जनता ने ही चुना है। ये तो हुई भाषण के बवाल की बात। अब बात एक इंटरव्यू की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू दिया। खास क्या है, ये रूस के पत्रकारों को दिया गया और युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा पहली दफा हुआ। जूम पर चले 90 मिनट के इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने रूस की सैन्य रणनीति पर बात की, यूक्रेनी नागरिकों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया और इस दौरान पहली दफा एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो युद्ध की कुंजी साबित हो सकता है। यह शब्द था न्यूट्रल। पत्रकारों से बातचीत में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन न्यूट्रल स्थिति की डिमांड पर विचार कर रहा है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा पनप सकती है कि रूस में इस इंटरव्यू पर क्या रिएक्शन आई। जवाब है शून्य, क्योंकि रूस के सरकारी मीडिया निगरानी तंत्र ने ज़ेलेंस्की के इस इंटरव्यू के प्रसारण पर रोक लगा दी है और जिन पत्रकारों ने यह इंटरव्यू किया था उन पर जांच बिठा दी है। जांच से इतर बात करें तो ज़ेलेंस्की के इस बयान का खास महत्व है, क्योंकि पहली बार यूक्रेन रूस की किसी मांग पर पूरी सहमति जताता दिख रहा है। युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन की यह मांग थी कि यूक्रेन एक न्यूट्रल स्थिति अपनाए, कुछ फिनलैंड और स्वीडन की तर्ज पर। न्यूट्रल रहने के अलावा ज़ेलेंस्की ने डॉनबास पर भी समझौते के संकेत दिए हैं। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका है जिसे रूस ने एक स्वायत्त राष्ट्र का दर्जा दिया है। साल 2014 से वहां रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच झड़प जारी है। तो क्या ज़ेलेंस्की का ये न्यूट्रल स्टेट का प्रस्ताव बिना शर्त है? और सवाल यह भी कि इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी। पहले शर्त की बात। ज़ेलेंस्की की कुछ शर्तें हैं। पहली, यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी मिले। दूसरी, अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता होता भी है तो वो एक थर्ड पार्टी की देखरेख में तैयार किया जाए। और ज़ेलेंस्की के इस ऑफर के पीछे एक मजबूरी है। रूस की बढ़त कायम है।
नेटो लिप सर्विस कर रहा है। पुतिन की सेना जल्द यूक्रेन के एक बड़े शहर मारियुपोल पर कब्जा कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो रूस ब्लैक सी से सटे यूक्रेन के 80% तटीय क्षेत्र पर काबिज हो जाएगा और ऐसा हुआ तो यूक्रेन का बाकी दुनिया से संपर्क कट जाएगा। इस कब्जे से रूस को एक और फायदा है। मारियुपोल के रास्ते रूस जमीनी रास्ते से क्रीमिया तक पुल बना लेगा और इसके बाद रूस मारियुपोल में जो तैनात है रेजिमेंट जिसमें लगभग 6000 सिपाही हैं उन्हें डॉनबास की तरफ भी रवाना कर सकता है और अगर यहाँ यूक्रेन ने मुंह की खाई तो अलगाववादी इस क्षेत्र पर पूरी तरह से काबिज हो जाएंगे। अब आपको एक कहावत सुनाता हूं क्योंकि हमें इस प्रसंग के उपसंहार तक पहुंचना है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप में यह कहावत जन्मी थी और क्या है कहावत? अमेरिका को बुलाओगे अमेरिका आएगा, रूस को बुलाओगे रूस आएगा और अगर किसी को नहीं बुलाओगे तब भी रूस ही आएगा। यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, संघ का विघटन हुआ तो रूस आया और यूक्रेन ने स्वायत्तता की गारंटी के बदले रूस को अपने सारे परमाणु हथियार सौंप दिए। फिर 2014 में एक बार रूस आया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन के हिस्से एक और समझौता आया कि अब तुम्हारी अखंडता बरकरार रहेगी, पर अब क्या हो रहा है? दुनिया देख रही है खंड खंड होने की आशंका। यूक्रेन के आर्मी कमांडरों को लगता है कि देश का विभाजन होने की आशंका कि रूस यूक्रेन का कोरिया सा हाल करे। 1945 में कोरियन प्रायद्वीप का युद्ध के बाद विभाजन हुआ था नॉर्थ और साउथ में। यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव को लगता है कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा बनाए रखने की स्थिति में नहीं है, तो हो सकता है कि कोरिया जैसा विभाजन वो यूक्रेन का कर दें, पूर्वी हिस्से को एक अलग राज्य की तरह खड़ा करें और इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में रखें और ये राज्य नेटो और रूस के बीच बफर जोन की तरह काम करे। ये थे युद्ध के लेटेस्ट अपडेट, पर शांति से जुड़ा अपडेट बाकी है। रूस यूक्रेन के बीच पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी, अब दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी तुर्की में होने की खबर आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान के एक बयान के अनुसार दोनों देशों के बीच 4 बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। क्या है ये बिंदु? यूक्रेन का नेटो से बाहर रहना, यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने की आज़ादी, सुरक्षा की गारंटी और निरस्त्रीकरण, यानी यूक्रेन अपने यहाँ कोई भी हथियार तैनात नहीं करेगा। रूस और यूक्रेन की खबर यहाँ थमती है। अब चलते हैं दुनियादारी में आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। सत्ता पर मंडराते काले बादलों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार की शाम इस्लामाबाद में एक बड़ी रैली की। इस रैली को अविश्वास प्रस्ताव से पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था। कुछ लोगों द्वारा यह भी आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है इमरान इस रैली में इस्तीफे की घोषणा भी कर दें। इस बात के संकेत मिले जब रैली से पहले इमरान खान के आधिकारिक यूट्यूब चैनल का नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बदलकर इमरान खान कर दिया गया। रैली की शुरुआत से ही इमरान हमलावर मोड में नजर आए। बोले, मेरे खिलाफ साजिश बाहर से हो रही है, मुझे हटाने के लिए बाहर का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद इमरान ने विपक्षियों पर निशाना साधा और बोले, ये जो 3 चूहे इकट्ठा हुए हैं ये 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये 3 चूहे इनके विदेशी बैंकों में खाते हैं, इनका पैसा डॉलर में है। 3 चूहों से इमरान का आशय विपक्ष के 3 नेता पीडीपी यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के फजलुर रहमान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शाहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी और बिलावल अली भुट्टो से था। इमरान और भी बोले, कहा कि ये चूहे सारा ड्रामा इसलिए कर रहे हैं ताकि परवेज मुशर्रफ की तरह इमरान खान भी डर जाए और इन्हें एनआरओ दे दे। नवाज में अपनी सरकार बचाने के लिए चोरों को एनआरओ दिया था नवाज ने, जिसका बोझ हम आज तक उठा रहे हैं। हम इनके लिए हुए कर्जों की किश्तें अदा कर रहे हैं। अब जिस एनआरओ की बार बार इमरान चर्चा कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। साल 2007 में पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने यह ऑर्डिनेंस जारी किया था और इसके तहत पाकिस्तान में जिन लोगों को भ्रष्टाचार और विदेशों में पैसे जमा करने का जिन लोगों पर आरोप था उन्हें एमनेस्टी दी गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन पाकिस्तान के लगभग 8000 लोगों को इस ऑर्डिनेंस का फायदा मिला था। पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, उनका नाम भी इन लोगों में शामिल था। ध्यान देने लायक बात यह है कि एनआरओ केस में सेना के कई उच्च अधिकारियों का नाम भी आया था। इसलिए माना जा रहा है कि इमरान ने इनडायरेक्टली सेना पर निशाना साधा। साथ ही इमरान ने भाषण के दौरान एक सीक्रेट लेटर का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक इस लेटर के सामने आते ही कई लोगों की पोल खुलेगी। इस लेटर में क्या है, अभी तक सिर्फ कयास लग रहे हैं।
आज शाम 4 बजे से पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद की माने तो पूरा मामला निपटने में 4 अप्रैल तक का वक्त लग सकता है। माना जा रहा है कि इमरान को इस बार अपनी सत्ता बचाने में मुश्किल होगी। ये लगभग असंभव है क्योंकि सेना भी अब उनके साथ नहीं है। जो भी अपडेट इस मामले में आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। पंत की स्लेजिंग से बनेगा काम या हार्दिक हिट करेंगे अहमदाबाद का नाम। किंग कोहली के किस्से, ट्रॉफी कब आएगी पंजाब के हिस्से। थला बनाएंगे चेन्नई को चैंपियन या रोहित को ट्रॉफी दिलाएंगे इंडियंस। लखनऊआ कहेंगे पहले आप या फिर से दिखेगा रॉयल्स का ताज। मचमच से निकलेगी हैदराबाद या कोलकाता होगी जिंदाबाद। आईपीएल 2022 का पूरा हाल सबसे लल्लन टॉप स्टाइल में, टॉस से ठीक पहले और मैच के तुरंत बाद लाइव।